हमारा पड़ोसी राज्य म्यांमार समय समय के साथ ये चर्चा में बना रहता है। वैसे देखा जाए इस समय भारत का जितना भी पड़ोस है वो चर्चा में ही रहता है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो। अभी आपने पाकिस्तान में सुना था ट्रेन हाईजैक हो गई थी। बांग्लादेश में जो स्थिति है अभी भी वहाँ पर वही है, अराजक माहौल है। सरकार तो बन गई है लेकिन सरकार अभी जिस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात है वो नहीं है वहाँ पर। श्रीलंका की स्थिति आपने देखा बीते समय में काफ़ी बुरी स्थिति रही श्रीलंका की। नेपाल की स्थिति, चाइना की स्थिति, सारी स्थितियां देखा जाए हमारे पड़ोसी में भूटान को छोड़ करके बाकी का पड़ोस मालदीव की स्थिति कैसी रही। अभी म्यांमार को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो आप लोगों को जानना चाहिए और इसको मानचित्रण के माध्यम से समझेंगे। तो पहले मैं पूरी घटनाक्रम को समझाऊंगा और इससे आपको समझ में आएगा। अभी आप लोग लगातार कई सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी खबर आ रही होगी, क्या म्यांमार भारत का 29वां राज्य बन जाएगा? क्या ऐसी बात है? क्या ये पूरे म्यांमार की बात हो रही है या म्यांमार के किसी एक हिस्से की बात हो रही है? तो आज ये पूरे विषय वस्तु को समझने की बात करेंगे। दरअसल हमारे एक राज्यसभा के माननीय सांसद हैं जो मिजोरम से राज्यसभा के संसद चुन करके आते हैं। वो अभी हाल ही में उन्होंने जो है म्यांमार के एक स्वायत्त शासित क्षेत्र में जिसको हम चिनलैंड कहते हैं वहाँ का उन्होंने दौरा किया, चिनलैंड काउंसिल से मिले और वहाँ पर जो है पूरा का पूरा मुद्दा मीडिया में खबरों में इस समय चल रहा है। तो इसको पूरा मैपिंग के माध्यम से समझेंगे आप और इस पूरी लोकेशन को जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। एक नया नाम आप सुन पा रहे होंगे, चिनलैंड। अभी तक आप चीन एक कंट्री है, चिनलैंड एक स्वायत्त शासित क्षेत्र है। चिन दरअसल एक जनजातीय समूह है म्यांमार के चिन राज्य में। म्यांमार में एक जगह है, सबसे पहले आप लोकेशन को देखिए। म्यांमार में देखिए, म्यांमार है आपका, पहले बर्मा बोलते थे इसको। और सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। पहले भारत का हिस्सा था लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको जो है भारत से अलग कर दिया और यहाँ पे अंग्रेजों का ही शासन बना रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उसके बाद 1948 में म्यांमार को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन इसका एक दुर्भाग्य रहा हमेशा, यहाँ पर कभी भी नागरिक शासन की शुरुआत प्रॉपर नहीं हो पाई। जब जब यहाँ पर सरकार बनी वो सशस्त्र बलों के द्वारा, जुंटा शासन के द्वारा पूरी तरीके से वो सरकार को एक तरीके से अपहरण कर लिया गया उस सरकार का। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आई और उस डेमोक्रेसी का अंत बहुत जल्दी हो गया। अभी भी यहाँ पे जुंटा शासन है, सैन्य शासन है म्यांमार में। तो जब म्यांमार आजाद हुआ उसके बाद 2011 तक लगातार कंटिन्यूअस जुंटा शासन यहाँ पर आता रहा। कभी भी यहाँ पे नागरिक सरकार नहीं बन पाई, जनता की सरकार नहीं बन पाई। 2010 के टाइम पीरियड पे सैन्य शासन ने देश में लोकतंत्र की स्थापना का फैसला लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे जो सशस्त्र बल हैं आज भी शक्तिशाली बने हुए हैं। राजनीतिक विरोधियों को उन्होंने मुक्त तो किया, चुनाव कराने की अनुमति दी की और इसके बाद देश का पहला स्वतंत्र चुनाव 2015 में हुआ भी। म्यांमार में 2015 में चुनाव हुआ, कई सारे राजनीतिक दलों ने भाग लिया। इसमें एक पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो जीत भी गई। आंग सान सू की का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी 2015 में आ गई, लेकिन फिर 2020 में सैन्य तख्ता पलट हो गया और आज वर्तमान में म्यांमार में जुंटा शासन है, सैन्य शासन है। ये तो म्यांमार का एक मुद्दा है। म्यांमार में बहुत सारे मुद्दे हैं। रोहिंग्या का मुद्दा, आप लगातार रोहिंग्या की बात करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बड़े स्तर पे, वहां पे म्यांमार में एक जगह है रखाइन प्रांत, रखाइन क्षेत्र, वहां पर लाखों की संख्या में रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं, आज दूसरे देशों में शरणार्थी बने हुए हैं, वो यहीं से पलायन किया, यहीं से मजबूर हुए। 25 अगस्त 2017 को म्यांमार के रखाइन प्रांत में यह हिंसा हुई। तो म्यांमार में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अभी हाल ही में जो पूरा का पूरा चर्चा में था, देखिए ये एक एरिया है, ये म्यांमार का मैप है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक एरिया है, इसका नाम है चिनलैंड। चिन स्टेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चिन स्टेट बोलते हो। चिन क्या है? यहाँ का जनजातीय समूह है। ये सीधा सीधा सीमा साझा करता है मिजोरम के साथ। मिजोरम के साथ भी सीमा साझा करता है, मणिपुर के साथ भी सीमा साझा करता है। म्यांमार के बारे में तो आपको पता है, म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर की
काफी लंबी सीमा है म्यांमार की, असम राइफल्स के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है सीमा। अच्छा, भारत के साथ एक विशेष परिस्थिति भी रखती है इसकी बॉर्डर। ये जो पूरी की पूरी 4 राज्यों के साथ बॉर्डर लगती है, अभी मैं चीन स्टेट पे आऊंगा, मैं देखो चीजों को डीप जब बता रहा हूं तो डीप ही समझना है। यहां पर ये जो पूरी की पूरी बॉर्डर है, ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ पूरी बॉर्डर लगती है, यदि आप इस बॉर्डर को देखेंगे तो ये बॉर्डर जो है पोरस बॉर्डर है, यानी कि यहाँ पे फेंसिंग नहीं है प्रॉपर। यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, यहाँ पे ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं और यहाँ भी ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। अब इनका आवागमन यहाँ से यहाँ बना रहता है, यहाँ से यहाँ बना रहता है, यहाँ पे फेंसिंग नहीं है तो ये बॉर्डर, और इसके लिए कोई वीजा पासपोर्ट इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और इसी कारण से इस जगह पे यह अशांत क्षेत्र है पूरा का पूरा। यहाँ पे इंसर्जेंसी की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, विप्लववाद की समस्या है, लगातार भारत विरोधी गतिविधियां भी यहाँ पे म्यांमार में चलती हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक यहीं की गई थी आपकी। तो इसका एक प्रांत है जिसका नाम है चीन स्टेट। चीन स्टेट नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो चीन समुदाय है आपका, लगभग 53 उप जनजातियां यहाँ पे रहती हैं, पूरी की पूरी ये जनजातियां यहाँ पे चीन स्टेट। तो यहाँ पर हमारे एक संसद महोदय उन्होंने दौरा किया, वो आधिकारिक दौरा नहीं था, वो उनका निजी दौरा था, लेकिन वहां पे बातें ऐसी हुई जिसके कारण से कयास लगाने लगे कि क्या म्यांमार भारत का 29वां राज्य बनेगा। दरअसल ये पूरे म्यांमार की बात नहीं है, ये बात है केवल चिनलैंड की, ये वाले रीजन की, जो ये रीजन आप देख पा रहे हैं, पूरे म्यांमार की बात ही नहीं है। ये एक स्वायत्त शासी राज्य है इसका, चूंकि यहाँ पे जनजातियां रहती हैं तो स्वायत्त शासी है, और यहाँ पे चिन राज्य को पूरी तरीके से सम्मिलित किया जाता है, तो चिन जनजातियां यहाँ पे रहती हैं। अब एक बार थोड़ा सा पूरे माजरे को समझते हैं कि पूरा माजरा क्या था। दरअसल हमारे एक माननीय सांसद थे राज्यसभा के, जो कि मिजोरम से चुन के आते हैं। अब राज्यसभा के सांसद हैं तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। ये आपके मिजो नेशनल फ्रंट के संसद सदस्य हैं और पैदल पहुंचे म्यांमार। अब चूंकि ये पूरी की पूरी पोरस बॉर्डर है तो यहाँ पे आवागमन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है आपका चीन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे चिनलैंड काउंसिल है आपकी, और बहुत सारे यहाँ पे विरोधी ग्रुप भी हैं। ये है हमारे माननीय सांसद। अब माननीय सांसद का मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से आप ये नाम समझ लीजिए, और अभी चर्चा में है काफी ज्यादा। इनका नाम है वनलाल बेना, इनका नाम है वनलाल बेना, वनलाल बेना। वैसे ये जो यात्रा में गए, ये यात्रा इनकी निजी यात्रा थी, ये कोई सरकारी ऑफिशियल यात्रा नहीं थी। तो मिजोरम के सांसद वनलाल बेना पिछले सप्ताह चिनलैंड काउंसिल के शिविर में पहुंचे, उसके कार्यालयों का दौरा किया और भारत की सीमा से लगे उत्तर पश्चिमी म्यांमार के कुछ हिस्सों पे नियंत्रण रखने वाले विद्रोही संगठनों से भी वो मिले इस दौरान पे। अब जब यहां पर उनकी मुलाकात हुई, जब यहां पर वो पहुंचे, तो लगातार ऐसी बात निकल के आई, या उन्होंने ऐसा कहा कि भारत संघ में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित किया कि आप भारत संघ में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और यह भी कहा कि एक जनजातीय गठबंधन है, ये मिजो परिवार है ना, यहां की जनजातियां वहां की जनजातियां एक ही हैं। लेकिन देखिए, भारत की नीति ऐसी नहीं है, भारत कभी भी अपने पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी ये इस पॉलिसी के साथ हम कभी नहीं चलते हैं, ठीक है। तो मिजो नेशनल फ्रंट के राज्यसभा सांसद श्री वनलाल बेना जी जो है, पिछले हफ्ते मिजोरम से पैदल गए, और इस पैदल पहुंचने के बाद उन्होंने ये जानकारी वहां के जो मिजोरम के राज्यपाल हैं, जनरल वीके सिंह जी हैं, पहले हमारे गाजियाबाद से सांसद हुआ करते थे, अभी मिजोरम के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। ऐसा उन्होंने बताया कि उन्होंने जनरल वीके सिंह जी को बताया था, जो वहां के महामहिम राज्यपाल हैं। असम राइफल्स को भी इसकी जानकारी दे दी थी। इसके बाद जो है वहां पे जो जनजातियां रहती हैं, उनमें दोस्ती और भाईचारा बनाने के लिए चिनलैंड काउंसिल को जो है उस पे भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने मिजोरम से सीमा लगे हुए इलाकों पर दौरा किया, वहां पहुंचे, और वहां पे जो है पहुंचने के बाद जो है उन्होंने मिजो परिवार की बात कही। उन्होंने कहा कि आप भारत का हिस्सा बन जाइए चिनलैंड को, और इसी कारण से मुद्दा काफी चर्चा में रहा, और अभी आप देख रहे होंगे काफी सारे वीडियो जिसको लेकर बन रहे हैं। ये हमारे माननीय संसद साहब, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक विषय वस्तु अभी हाल फिलहाल में आई। अब देखिए, हमारे लिए जो जरूरी है, ये तो एक खबर है, इसको सनसनीखेज बनाना मुझे लगता है कि इतना जो है इसको सनसनीखेज बनाने की बात नहीं है।
जब ये घटना घटी तो यहाँ पे जो जुंटा सरकार है, जो यहाँ पे सैन्य शासक हैं, है ना, उनके द्वारा जो है इस प्रस्ताव को लेकर के काफ़ी विरोध भी दर्ज कराया गया। उनके द्वारा कहा गया कि ये म्यांमार की संप्रभुता को तोड़ने वाली बात है। वहाँ की जुंटा सेना भड़क भी गई इस मुद्दे को लेकर के, तो उसने इस पे अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये बात कही है कि इससे जो है विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है, भारत हस्तक्षेप कर रहा है हमारे इस तरीके के मामलों में। तो म्यांमार ने भी कहा कि म्यांमार की संप्रभुता को कमजोर कर देने जैसा कदम था, यहाँ पे अशांति फैलाने जैसी बात थी, है ना। और वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय इन मिजोरम संसद के बयानों से दूरी बनाई हुई है हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि आधिकारिक यात्रा थी नहीं, ये निजी यात्रा थी। तो विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार विदेश नीति का फैसला लेती है, ये कोई संसद नहीं ले सकता है। तो ये चूंकि व्यक्तिगत पूरा का पूरा दौरा था, तो इसमें विदेश मंत्रालय ने प्रॉपर दूरी बना के रखी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है। पहले इस मामले को मुझे आपको समझाना था और मैंने ये मामला आपको समझा दिया। अब मुझे एक बार बताएं, किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कि ये पूरा मुद्दे को लेकर कोई भी किस तरीके की दिक्कत हो, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा जो मेन चीज है हमें, ठीक है। और भी बहुत बार देखो भारतीय संसद में भी कई बार जो है चर्चाएं उठी हैं। एक जगह है कबाब घाटी, कबाब घाटी को म्यांमार से भारत वापस लाने का कई बार प्रस्ताव संसद में भी रखा गया। और ये अभी की बातें नहीं है, ये बहुत पहले की बातें हैं, जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो तब से मुद्दे चल तो रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों का अब जो दिशा और दशा अलग हो चुकी है। अब आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है हमें, और भारत आज के टाइम पे बिग ब्रदर पॉलिसी या गुजराल डॉक्ट्रिन और इन सब को लेकर के चल रहा है। हमारी पॉलिसी के स्वरूप चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर चिनलैंड की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा मुझे आपको बताना है वो है मैपिंग का मामला, क्योंकि देखो एग्जैक्टली आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ के मैपिंग से आएंगे और आपको यहाँ पे मैपिंग को समझना है। देखिए थोड़ा सा इसके ज्योग्राफी को समझिए, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको। यहाँ की जो मुख्य नदी है, दो नदियाँ हैं यहाँ पे, एक तो इरावदी नदी है, एक नदी है यहाँ पे इरावदी नदी। म्यांमार की मुख्य नदी है इरावदी नदी, ये भी डेल्टा बनाती है, ठीक है। प्रमुख नदियों में से एक है इरावदी नदी। इरावदी नदी का पूरा बेसिन है, और एक नदी जो है यहाँ पे है साल्वीन नदी, ठीक है, साल्वीन नदी है। यहाँ पे आप देखिए शान का पठार है, शान प्लेट्यू है म्यांमार में, यदि इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। दो नदियां हैं, एक साल्वीन नदी है और इरावदी, दो ये मुख्य नदियां हैं, बाकी छोटी मोटी तो बहुत सारी नदियां हैं, है ना। सितंग नदी है, कई सारी नदियां हैं, ठीक है। मेकांग रिवर यहाँ पे नहीं है। मेकांग रिवर आपका जो है वो कंबोडिया और वियतनाम वाले क्षेत्र में मेकांग रिवर है, वो भी आपकी। तो इरावदी मुख्य नदी है, और हिमालय का विस्तार है यहाँ पे, अराकान योमा है यहाँ पे, ये जो हिल्स है आपकी अराकान योमा हिल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा म्यांमार को लेकर के मैं 3-4 चीजें बताता हूँ। म्यांमार कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक भारत है, चाइना है, लाओस है, थाईलैंड है और बांग्लादेश है। 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है म्यांमार। अब थोड़ा सा मैपिंग पे आ जाइए, डेप्थ में चीजों को मैपिंग में देखेंगे। देखिए लाओस है यहाँ पे, ये है ना लाओस कंट्री, ठीक है। एक तो लाओस है आपका, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो पूरी तरीके से चाइना है यहाँ पे। इधर देखेंगे तो लगभग 16,000 किलोमीटर की हमारी लंबी चौड़ी सीमा है यहाँ पे, और यहाँ बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है आपका म्यांमार, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, भारत, चाइना, लाओस, और यहाँ पे आपका जो है थाईलैंड है, और यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, ठीक है। स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी राजधानी जो है नेपिद्या है, इसकी राजधानी जो है नेपिद्या है। मैं एक बार थोड़ा सा मैप और देखता हूँ किससे बेहतरीन मैप कुछ मिल जाए। हाँ, ये है आपका नेपिद्या, ये इसकी राजधानी है ना। यहाँ पे एक बड़ी प्रसिद्ध जेल है, मंडाले जेल। आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम मुगल शासक था, उसको यहीं ले गए, बर्मा ही ले गए, मंडाले जेल ले गए, यहीं पर उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो यंगून है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो शहर है आपका, इसका सबसे बड़ा शहर है, और ये यंगून शहर है। कौन सा शहर है? यंगून शहर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यंगून शहर है,
ठीक है, पहले इसको रंगून के नाम से जानते थे। आपको पता है कि जब आजाद हिंद फौज बनी थी तो उसने इस वाले क्षेत्र को कब्जा लिया था। आजाद हिंद फौज ने म्यांमार वाले क्षेत्र को कब्जा लिया था। नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे उसी समय जो है हिरोशिमा नागासाकी की घटना होती है और फिर जापान आत्मसमर्पण कर देता है और फिर सुभाष जो है हमारे जो मेन लीडर थे वो लीडर जो है उनको लेकर काफ़ी सारी अफवाहें चलने लग जाती हैं। तो एक ये पूरा का पूरा थोड़ा सा ये समझना है आपको। म्यांमार ठीक है पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, फिर बाद में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको अलग कर दिया गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा बर्मी है, ठीक है, और कई सारी जनजातीय भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। मल्टीपल जनजातीय भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे बौद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, बौद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ एग्रेरियन सोसाइटी है, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के आधार पे पूरा का पूरा क्षेत्र आपका डेवलप हुआ है। अभी पिछले वर्षों से आप देखें तो पॉलिटिकली जिस तरीके की अस्थिरता है म्यांमार को बहुत पीछे ढकेल दिया है। म्यांमार की स्थिति अच्छी नहीं है। म्यांमार उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और सर्दी की ऋतु होती है। मानसूनी क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, मानसून का यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इसकी सीमाएं जो लगती हैं चूंकि भारत के साथ भी लगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो अंडमान सागर है यहाँ पे देखिए अंडमान सी है, इसके साथ सीमा साझा करता है, बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे एक द्वीप है इसका कोको द्वीप, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत से अलग होता है ये, मैं यहाँ पे एक बार मैप में आपको दिखाना चाहूंगा। कोको आइलैंड है, आप ये वाला मैप देखिए, यहां पर देखिए कोको आइलैंड है, कोको द्वीप है, यहां पे देखिए आप कोको द्वीप है, ठीक है, कोको द्वीप है यहां पे। और कोको द्वीप और यहां पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। ये यहां पे कोको द्वीप है, कोको द्वीप, ये मैं बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा हूं। और यहां पर है आपका नॉर्थ अंडमान। इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल, कोको चैनल, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान है और फिर इसके बाद नीचे जो आपका है लिटिल अंडमान है। इन दोनों के बीच में है डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास। क्या है आपका? डंकन पास, डंकन चैनल, डंकन चैनल, डंकन चैनल है यहां पे, ठीक है। देखिए ये 10 डिग्री चैनल है आपका। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। ये कार निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, ग्रेट निकोबार। यहीं पर इंदिरा पॉइंट है, यहीं पर गलेथिया की खाड़ी है, उसको भी भारत का 13वां बंदरगाह बनाया जा रहा है गलेथिया की खाड़ी पे। यहां पे ग्रेट चैनल पड़ता है। ग्रेट चैनल अलग करता है इंडोनेशिया को। तो देखिए कोको चैनल अलग करता है म्यांमार को अंडमान से और ग्रेट चैनल अलग करता है इंडोनेशिया को। यहाँ पे सुमात्रा पड़ता है, सुमात्रा एक द्वीप है, आइलैंड है आपका, काफी बड़ा आइलैंड है। तो निकोबार को ग्रेट चैनल अलग करता है, ग्रेट पास अलग करता है। सभी लोग साथ साथ लिखते जाएं, समझते जाएं। ये देखो मैपिंग वाली विषय वस्तु है, तो मैं चाह रहा हूं कि कम टाइम पे मैं जितना आपके दिमाग में मैप बैठा सकूं। यदि आपने मेरे से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कर रखी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कर रखी है, आपने फाउंडेशन बैच में दिए क्लासेस कर रखी हैं पेड बैच में, तो आपको निश्चित तौर पे दिमाग में ये बैठेंगी, ये चीज़ें आपको याद आएंगी, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। अब जितनी और मैं शार्पनेस कर रहा हूँ, आपको मैं शार्प कर रहा हूँ ताकि आप शार्प हो जाएं, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं और बड़े स्तर पे बैठ जाएं। मैं उस आधार पे आपको अब जो है धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें बैठा रहा हूं, ठीक है। तो एक तो ये आपको ज्योग्राफी में कोको चैनल के बारे में याद रखना है, म्यांमार का ही है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा हमारी हो गई। इसके बारे में 2-3 बातें जो और आपको जाननी है, ठीक है। देखिए 4 राज्यों के साथ बॉर्डर लगती है, टोटल 1643 किलोमीटर की काफ़ी बड़ी बॉर्डर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के बारे में अभी मैंने आपको बात भी की कि कई सारे मल्टीपल मुद्दे हैं जो यहाँ पे कई सारी चुनौतियों को जन्म देते हैं। जिनमें सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर आज तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक नहीं चली है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है मानवाधिकारों का मुद्दा।
यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है और भारत इस मुद्दे को शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। भारत चाहता है कि यहाँ पे जो जुंटा सरकार है वो सरकार मानवाधिकारों को प्रति सम्मान दिखाए, मानवाधिकारों के उल्लंघन में जिम्मेदार लोगों के जवाबदेही को आह्वान करे। और म्यांमार में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस तरीके से सेना का वहाँ पे हालात हैं, जिस तरीके से म्यांमार की स्थिति लगातार डगमगाती जा रही है, इसमें चाइना का हस्तक्षेप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक ईस्ट पॉलिसी को जो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी जो आसियान कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज का हिस्सा है आपका म्यांमार। 10 जो है आपके जो है यहाँ पर राज्य हैं जिनके साथ जो है 10 कंट्री हैं जिनके साथ म्यांमार भी एक कंट्री है, इसका एक हिस्सा है आसियान कंट्री का। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो पहला गेट है वो म्यांमार से ही होकर के जाता है। तो भारत का रुख जो है म्यांमार को लेकर यहाँ की भू राजनीतिक गतिशीलता को देख करके लगातार बेहतर हो रहा है। भारत प्रयास करता है कि यहाँ पे किस तरीके की समस्या ना हो। और जो यहाँ की बॉर्डर है, यहाँ की पोरस बॉर्डर है, वो हमने इसीलिए बना रखी है कि यहाँ की जनजातियों को उनके सांस्कृतिक विविधता, उनके कल्चर, उनके आपसी जुड़ाव को किसी भी तरीके से तोड़ा ना जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की स्थिति है, कई बार नरसंहार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। रोहिंग्याओं के साथ जो यहाँ पे हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही दयनीय स्थिति है। रोहिंग्याओं को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं पे दूसरे देशों में जाके शरणार्थी बन रहे हैं। तो म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन से रोहिंग्या समुदाय का अभी तक कोई संबंध नहीं रह गया। वो अपने मुद्दों पे लगे हुए हैं, उनके मुद्दे अपने आप में अलग हैं। ठीक है, और म्यांमार में जो लोग लोकतंत्र लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, चूंकि यहाँ पे जुंटा शासन है तो उनको भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो उनको कभी भाषण करने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, इन सब पे प्रतिबंध, मनमानी गिरफ्तारियां की जाती हैं, सेंसरशिप लगाया जाता है, विभिन्न प्रकार की हिंसाएं होती हैं, नरसंहार की घटनाएं होती हैं। इसलिए जो है यहाँ पे स्थिति काफी खराब है। तो रोहिंग्याओं की स्थिति और लोकतंत्र समर्थक लोगों की स्थिति को लेकर यहाँ की सैन्य सरकार काफी बुरी कंडीशंस बना रही है, बुरी स्थिति में लाकर इनको खड़ा कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ आपको म्यांमार के बारे में कुछ जानकारी थी, कुछ मैपिंग बेस्ड जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई। चिनलैंड म्यांमार का एक स्वायत्त शासी प्रदेश है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जहाँ पे चिन समुदाय रहता है और उसी चिन समुदाय को भारत में जुड़ने की बात अभी जब मिजोरम के सांसद के द्वारा किया गया, इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय का कोई भी हिस्से लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए स्पष्ट है सभी को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद मैपिंग आपको समझ में आया होगा। एक बार कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कैसा लगा ये सेशन, कैसा ये टॉपिक आपको समझ में आया, कैसे आया, एक बार बताइए जरूर। ठीक है, चलिए।